सभी को नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़ियानी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 3, जिसका नाम है समानता। और समानता के भाग 2 को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज की कक्षा के मुख्य बिंदु होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नारीवाद पर चर्चा करेंगे, फिर हम समाजवाद के बारे में जानेंगे और अंत में हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, कुछ तरीकों पर विचार करेंगे। और आज के मुख्य बिंदुओं को पढ़ने का उद्देश्य रहेगा विद्यार्थी नारीवादी विचारधारा को असमानता के परिणाम के रूप में समझ सकेंगे। दूसरा, वे समाजवाद का समानता से संबंध भी जान सकेंगे। और तीसरा, समानता को बढ़ावा देने वाले तरीकों के बारे में वे ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और वास्तविक जीवन में इसका महत्व जान सकेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने पिछले वीडियो में समानता का अर्थ व परिभाषा पढ़ा। उसके पश्चात हमने समानता के महत्व को जाना, प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में जाना और उसके पश्चात समानता के 3 आयाम राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता तथा आर्थिक समानता के बारे में पढ़ा था। और अब आइए पहले टॉपिक को शुरू करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता। आपने कई बार पढ़ा होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस तरह से ब्लैक पीपल के साथ नस्ल के आधार पे और रंग के आधार पे उनके साथ भेदभाव होता था। और स्पेशली संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से जो असमानता देखने को मिली पुराने समय से ही, वो अफ्रीकन अमेरिकन और श्वेत पीपल, जो वाइट पीपल हैं, श्वेत जो अमेरिकन हैं, उनके बीच में असमानता देखने को मिली। यहाँ पे हम 1968 से लेके जो ब्लैक पावर मूवमेंट के लिए बड़ा फेमस ईयर है 1968 में, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर की तस्वीर है, जिन्होंने ब्लैक पावर मूवमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो 1968 से लेकर और 2006 तक ये आप देख सकते हैं न्यूनतम मजदूरी में वास्तविक रूप से कितनी कमी आई है, 35% की कमी आई है। ये एक असमानता का उदाहरण है। दूसरी तरफ अगर हम देखें अफ्रीकी अमेरिकी जो लोग हैं, उनके साथ किस तरह से असमानता की जाती है, किस तरह से असमान व्यवहार जो है वो किया जाता है। तो 40 वर्ष से कम उम्र के 10 लाख अफ्रीकी अमेरिकी, ये लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये 40 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं जिनकी संख्या 10 लाख अफ्रीकी अमेरिकी है। 13% अश्वेत पुरुष जो ब्लैक पीपल हैं, वो वोट के राइट जो होता है, राइट टू वोट, जिसको हम वयस्क मताधिकार कहते हैं, उससे वंचित हैं। और 13% अश्वेत पुरुष, यानी कि आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या है। इसी के साथ अगर हम धन से संबंधित देखें तो ऊपर वाले जो 20% लोग हैं अमेरिका में, वो 83% धन पर अधिकार जमाए हुए हैं। इसका मतलब है कि 20% जो लोग हैं, अपर जो कैटेगरी के लोग हैं, 83% धन उनके पास है। इसी तरह से निचले जो 20% लोग हैं, उन लोगों के पास तो बिल्कुल भी धन संपदा है ही नहीं। तो ये आय की असमानता आपको दिखाई दी। सामाजिक रूप से आपको कितनी असमानता यहाँ दिखाई दी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका में जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आज विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है, सबसे विकसित देश जो है वो कहा जाता है, इसके बावजूद इसमें नस्लीय असमानता आज भी दिखाई देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक। ये है नारीवाद। नारीवाद जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा अगला टॉपिक है। नारीवाद को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहते हैं। फेमिनिज्म
नारीवाद एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लिया जाता है। यानी कि नारीवादी वो लोग हो गए जो स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नारीवाद एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई जो अधिकार पुरुषों के पास है वही अधिकार स्त्रियों के पास है या होने चाहिए। और इस तरह से नारीवादी वे स्त्री या पुरुष कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं नैसर्गिक नहीं है और ना ही वो आवश्यक है, ना ही तो नैसर्गिक है और ना ही आवश्यक है। तो इसलिए नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। मतलब कि स्त्री पुरुषों के बीच में समान रूप से अधिकारों को वितरित किया जा सकता है और स्त्री और पुरुष दोनों ही समान जीवन जी सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता कहाँ से आई? स्त्री पुरुष यानी कि आज हम देखते हैं कि स्त्रियों के और महिलाओं के विरुद्ध कई सारे अत्याचार हम देखते हैं। उनको कई सारी चीज़ों में असमानता का सामना करना पड़ता है, उनको कई सारे जगहों पे प्रताड़ित किया जाता है। तो ये स्त्री पुरुष असमानता कहाँ से आई? तो नारीवादियों का मानना है कि ये जो स्त्री पुरुष असमानता है ये पितृसत्ता का परिणाम है। पितृसत्ता का परिणाम है। पितृसत्ता क्या होती है? इसको हम इंग्लिश में पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। पैट्रियार्कल क्या होता है? आप अपने घर में भी देखते हैं, आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के घरों में क्या होता है कि जो घर के जो मुख्य डिसीजन होते हैं वो फादर द्वारा लिए जाते हैं। यानी कि मेल जो मेंबर होता है उसके द्वारा ये निर्णय लिए जाते हैं। यही पितृसत्ता है। यानी कि बाहर के कामों का और बाहर के निर्णयों का जो अधिकार है वो पिता के हाथ में होता है। इसे हम पितृसत्ता कहते हैं। और पितृसत्ता का अगर हम एक सेंटेंस में अर्थ लें तो पितृसत्ता से आशय है एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। यानी कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधारों पर पिता के पास यानी कि मेल मेंबर के पास ज़्यादा शक्तियां हैं, उसी का ज़्यादा महत्व समझा जाता है। उसे हम पितृसत्ता कहते हैं। तो पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न है और यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थिति को न्यायोचित ठहराती है। उनका मानना है कि जो महिला होती है, स्त्री होती है, वो प्राकृतिक रूप से पुरुष से कमज़ोर होती है। उसकी शारीरिक जो क्षमता है वो पुरुष से काफ़ी कम होती है। इसलिए वो मानते हैं कि उनको काम भी अलग ही तरीके से मिलते हैं। तो नारीवादी जो है वो इस नज़रिए पर सवालिया निशान लगाते हैं। नारीवादी लोग इस विचारधारा का पूरी तरह से खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे स्त्री प्राकृतिक रूप से पुरुषों से भिन्न है लेकिन उसको समान अधिकार मिलने चाहिए और इस तरह से उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो नारीवादी इस पर सवालिया निशान लगाते हैं। इसके लिए वे स्त्री पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक भूमिकाओं के विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करते हैं। वो कहते हैं कि जैविक या लिंग भेद जो होता है वो प्राकृतिक होता है, जन्मजात होता है, और जबकि जो लैंगिकता होती है, जेंडर जिसको हम कहते हैं, देखो यहाँ पे जब हम लिंग भेद की बात करते हैं तो वो भेद तो प्राकृतिक है, उसको कोई भी जो है उसको रोक नहीं सकता है या उसको कोई बदल नहीं सकता है, वो प्राकृतिक है। लिंग भेद जैसे जन्म से जो लड़कियां पैदा होती हैं वो लड़कों के कंपैरिजन में उनमें काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती है, तो वो हम कहते हैं लिंग भेद। जबकि जेंडर जो होता है, जेंडर लैंगिकता जिसको हम कहते हैं, वो समाज ने उसको पैदा किया है। समाज ये कहता है कि ये स्त्री है तो इसको ये काम करने चाहिए, ये स्त्री है तो उसको ये काम नहीं करने चाहिए, ये पुरुष है तो ये काम कर सकता है और ये पुरुष है इसलिए ये काम इस प्रकार से नहीं कर सकता जो सिर्फ स्त्रियां कर सकती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो या तो नर या मादा के रूप में जन्म होता है, लेकिन औरत या मर्द को जिन सामाजिक भूमिकाओं में हम देखते हैं उन्हें समाज करता है। कौन सी भूमिका में आप देखते हैं? आप देखते होंगे कि स्त्री जो है वो घर का काम कर रही है। प्यारे बच्चों, आप ये भी देखते होंगे कोई स्त्री बाहर से पानी लेकर आ रही है, वो घर की सफाई कर रही है, वो कपड़े धो रही है, वो खाना बना रही है। आपने बहुत ही कम पुरुषों को देखा होगा खाना बनाते हुए
बहुत ही कम पुरुषों को देखा होगा घर की सफाई करते हुए, बहुत कम पुरुषों को देखा होगा आपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए। तो ये सारे काम स्त्रियों के लिए समझे जाते हैं। ये किसने कहा? ये समाज ने गढ़ा है। तो इसी तरह से हम उदाहरण के स्वरूप ये ले सकते हैं कि जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान का एक तथ्य है कि केवल औरत या स्त्री ही गर्भ धारण करके बच्चे को जन्म दे सकती है। ये तो बायोलॉजिकल फैक्ट है कि बच्चे को जन्म देना सिर्फ स्त्री का काम होता है, पुरुष कोई भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। लेकिन जीव विज्ञान में ये नहीं लिखा कि जन्म देने के बाद बच्चे का पालन पोषण तो सिर्फ स्त्री ही करेगी। ये तो जीव विज्ञान नहीं कहती है। तो ये किसने कहा? ये समाज ने कहा। ठीक है, समाज के अनुसार ये बोला गया कि स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया तो इसका पालन पोषण यही करेगी, और बाहर के जो कामकाज हैं वो कौन करेगा? वो पुरुष करेगा। तो नारीवादियों ने हमें ये सिखाया है कि स्त्री पुरुष असमानता का अधिकांश प्रकृति ने नहीं, समाज ने जन्म दिया है या समाज ने पैदा किया है। तो स्त्री और पुरुष के बीच में आज हम जितने भी असमानताएं देखते हैं वो समाज ने दी हैं, जीव विज्ञान ने नहीं दी। पितृसत्ता ने श्रम का भी विभाजन किया है। श्रम मतलब काम। तो काम का जो विभाजन है या श्रम का विभाजन है वो किस तरह से हुआ है? जैसे स्त्री को माना जाता है कि ये निजी और घरेलू किस्म के काम के लिए जिम्मेदार है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, और आगे भी हम इस प्रकार से इसका थोड़ा सा डिस्कशन और देखते हैं यहाँ पे। और जबकि पुरुष के बारे में समझा जाता है कि सार्वजनिक काम करेगा या बाहरी दुनिया के काम करेगा, बाहरी जो कार्य है वो पुरुष के समझे जाते हैं। तो नारीवादी इस अंतर पर या विभेद पर सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि ये समाज द्वारा पैदा किया गया है और हमें इसका पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियां घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ये नारीवादियों की ही सोच है जिसका परिणाम हमें आज देखने को मिला है। लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्रियों के कंधों पर है, ये तो गलत बात है। तो नारीवादी इसे स्त्रियों के कंधे पर दोहरा बोझ बताते हैं। कहते हैं कि बाहर के काम भी अगर वो करती है तो उसे घर के काम भी करने भी पड़ते हैं। तो ये जो है उसके ऊपर क्या हो गया? दोहरा बोझ हो गया, जिसको हम डबल बर्डन कहते हैं। हालांकि इस दोहरे बोझ के बावजूद स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णयों में ना के बराबर महत्व दिया जाता है। चाहे हम राजनीतिक रूप से बात करें, चाहे सामाजिक रूप से बात करें, आप किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे तो नारियों को या स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए गए हैं, और ये बहुत ही गलत बात है। तो नारीवाद का मानना है कि निजी सार्वजनिक के बीच यह विभेद और समाज या व्यक्ति द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानता के सभी रूपों को मिटाया जा सकता है और इसे मिटाया जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि नारीवाद क्या होता है। नारीवाद एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जो स्त्री और पुरुषों के समान व्यवहार की बात करता है, और सामाजिक विभिन्नताओं को, जो सामाजिक आधार पर स्त्रियों को जो असमानताओं का सामना करना पड़ता है, उसका विरोध करता है, और ये कहता है कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिलने चाहिए। तो ये था नारीवाद, जिसका हमने अभी डिस्कशन किया। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है समाजवाद। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, समाजवाद, इसको इंग्लिश में सोशलिज्म कहते हैं। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, सोशलिज्म मीन सोशल, समाज, समाज से रिलेटेड विचारधारा है समाजवाद। ये समानता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। समानता को हम सामाजिक संदर्भ में अगर समझना चाहते हैं तो हमें समाजवाद को अवश्य पढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, कोशिश करना कि ध्यान से सुनने की, और समाजवाद ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। बहुत ही आसान विचारधारा है। समाजवाद क्या है? समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। यानी कि समाजवाद क्या है? कि राजनीतिक विचारों का एक समूह है। ये खासकर वे असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पैदा हुई। अब ये औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करना। जब औद्योगिकरण हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उद्योग लगा लिए। उद्योग उन लोगों ने लगाए जिनके पास पहले से पूंजी थी। तो जिन लोगों ने उद्योग लगाए उनके पास तो और ज़्यादा धन आता गया, और जो लोग गरीब थे, जिनके पास कोई संसाधन नहीं थे, उन लोगों ने क्या किया? उद्योगों में मजदूरों के रूप में काम किया। तो जो मजदूर थे वो गरीब होते गए, और उद्योगों के जो मालिक थे वो अमीर होते गए। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था में, इसको हम औद्योगिक पूंजीवाद कहते हैं या औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें क्या होता है? जो पूंजीपति होता है
पूंजीपति जो होता है उसके पास ही पूंजी एकत्रित होती चली जाती है, और जो श्रमिक होता है, श्रमिक या मजदूर जो होता है, वो गरीब होता जाता है और उसका शोषण होता हुआ चला जाता है। तो इससे क्या हुआ, एक असमानताएं जो है वो समाज में पैदा हुई कि अमीर और ज़्यादा अमीर होता गया, गरीब जो है वो और ज़्यादा गरीब होता गया। तो इस प्रकार से ये जो असमानता है आज भी विभिन्न देशों में देखने को मिलती है। इवन भारत में भी आपको अमीर और गरीब के बीच में एक बड़ा डिफरेंस या अंतर जो देखने को मिलता है वो औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही परिणाम है। इसके बाद चलते हैं आगे। समाजवाद का मुख्य सरोकार क्या है? समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को कम करना है, न्यूनतम करना है, कि कम से कम अमीर और गरीब जो है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कम से कम उसको किया जा सके, और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा है। क्योंकि औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो जो संसाधन है वो किसके पास होते हैं? वो रिच आदमी के पास होते हैं, अमीर के पास होते हैं, क्योंकि उसी के पास उद्योग होते हैं, उसी के पास संसाधन आते चले जाते हैं, और श्रमिक या मजदूर के पास थोड़ा सा उनको पैसा मिलता है काम करने का, जिससे वो अपना गुजर बसर मुश्किल से कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये संसाधनों का अन्यायपूर्ण बंटवारा कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने इसको वर्ग संघर्ष के रूप में जो है वर्णन किया इसका। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं होते। जैसे हमने कार्ल मार्क्स का जिक्र किया, कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद की थ्योरी दी, सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने की बात कही और साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन किया। लेकिन साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाजवाद ऐसी विचारधारा है जो साम्यवाद से थोड़ी अलग विचारधारा है। साम्यवाद में तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो राज्य का भी समर्थन नहीं करते हैं, वो सरकारों का भी समर्थन नहीं करते हैं, वो औद्योगिक और पूंजीवाद को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उत्पादन और वितरण के जो साधन है वो पूरी तरह से सब लोगों के यानी कि श्रमिकों के हाथ में आ जाएं। जबकि जो समाजवादी हैं वो क्या मानते हैं? वो बाजार के पूरी तरह से खिलाफ नहीं है। समाजवादी जो लोग हैं वो बाजार से पूरी तरह से खिलाफ नहीं है, वो बाजार का समर्थन कुछ हद तक इस तरह से करते हैं ताकि संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा हो सके। वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन जरूर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि मार्क्सवाद या साम्यवाद ये कहता था कि सरकार या राज्य विहीन समाज का वो जो है कल्पना करते थे, यानी कि वो सरकारों का समर्थन भी नहीं करते थे। लेकिन समाजवाद यहाँ ये कहता है कि सरकार होनी चाहिए, और सरकार का जो कंट्रोल है वो कहाँ होना चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के लिए सरकार को ही योजना बनानी चाहिए, और सरकार का ही नियंत्रण इसमें ज़रूरी है। अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य को भी अगर आप निजी हाथों में दे देंगे या फिर उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो गरीब तबका है और जो रिप्रेस जो पीपल होते हैं उन तक वो सेवाएं अच्छी प्रकार से नहीं पहुंच पाएंगी, और संसाधनों का अन्यायपूर्ण जो बंटवारा है वो बना रहेगा। भारत में अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि समाजवाद किसे कहते हैं। समाजवाद सिंपली हम एक सेंटेंस में अगर समझें तो समाजवाद का अर्थ होता है समाज में उत्पादन और वितरणों का न्यायपूर्ण बंटवारा, सभी लोगों के बीच न्यायपूर्ण बंटवारा ही समाजवाद ये विचारधारा है, और समाजवाद यही कहता है, इसी बात का समर्थन करता है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया रहे हैं। उन्होंने 5 तरह की असमानताओं की पहचान की। वैसे तो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक रहे हैं, राम मनोहर लोहिया भी, जैसे हम उनके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले असमानताओं को पहचाना, उन्होंने असमानताओं का वर्णन किया है, फिर उसके बाद उन असमानताओं को कैसे दूर किया जाएगा फिर उसका उन्होंने तरीका बताया है। कहते हैं कि ये असमानताएं हैं और इनके खिलाफ हमें लड़ना होगा। ये कौन कौन सी असमानताएं हैं जिनके खिलाफ हमें लड़ना होगा, ये डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया कौन थे। राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े समाजवादी विचारक रहे हैं भारत के। उनका जो जन्म है वो 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जनपद के अकबरपुर में हुआ था। 23 मार्च 1910 को।
राम मनोहर लोहिया एक मौलिक राजनीतिक चिंतक, अर्थशास्त्री, सफल समाजवादी और महान देशभक्त भी थे। 1955 में भारतीय समाजवादी दल का इन्होंने निर्माण किया था। और राम मनोहर लोहिया के बारे में एक और विशेष बात है कि इन्होंने मार्क्सवाद का खंडन किया है। मार्क्सवाद ये कहता है कि वर्ग संघर्ष, मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष का जिक्र किया है, जबकि जो राम मनोहर लोहिया हैं वो वर्गीय भेद की बात करते हैं, वर्गीय असमानता की बात करते हैं, लेकिन वो संघर्ष की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि वर्ग संघर्ष तो सिर्फ वर्गों के बीच में नहीं होता है, ठीक है, संघर्ष जो है वो जातियों के बीच में भी चलता रहता है। तो ये उनकी मुख्य विचारधारा थी। उन्होंने वर्ग संघर्ष का विरोध किया है और वर्गीय जो असमानता है उसके बारे में इन्होंने बात की। समाजवाद को उन्होंने गांधीवाद के साथ भी मिक्स कर दिया है। तो इस तरह से उनके विचार रहे हैं और आगे उनकी क्रांतियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी असमानताओं की उन्होंने बात की थी। राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहली जो असमानता है दैट इज स्त्री पुरुष असमानता, चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता। उसके बाद उन्होंने जाति पर आधारित असमानता की बात की। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ देशों का अन्य देशों पर जो औपनिवेशिक शासन होता है उसको भी असमानता कहा। और फिर उसके बाद उन्होंने आर्थिक असमानता की बात की। तो स्त्री पुरुष असमानता, चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता, जातिगत असमानता, औपनिवेशिक शासन और आर्थिक असमानता, इन सब की उन्होंने बात की। यह आज स्वप्रमाणित धारणा लग सकती है, लेकिन लोहिया के समय में समाजवादियों के बीच आम तौर पर यही तर्क चलता था कि असमानता का एकमात्र रूप क्या है, वर्गीय असमानता है। यानी कि जो अमीर और गरीब के बीच में जो असमानता है उसको उन्होंने वर्गीय असमानता कहा। विभिन्न वर्गों के बीच में जो असमानता है उसको उन्होंने वर्गीय असमानता कहा। कहते हैं कि इसके खिलाफ जो संघर्ष है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो असमानताएं हैं, चाहे वो जाति पर आधारित है, चाहे वो धर्म पर आधारित है, चाहे वो लिंग पर आधारित है, वो कहता है कि सब गौण है। मुख्य जो है वो क्या है असमानता, आर्थिक असमानता। तो समाजवादियों ने मुख्य रूप से राम मनोहर लोहिया ने आर्थिक असमानता पर विशेष जोर दिया। उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी उन्होंने इस चीज़ को समझा कि आर्थिक असमानता को ही हमें सबसे पहले समाप्त करना होगा और इसके पश्चात दूसरी असमानताएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। उनका कहना था कि इन असमानताओं में से प्रत्येक के अलग अलग जड़ें हैं और अलग अलग जड़ें होने के कारण उन्हें एक क्रांति की बात नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी असमानताओं को दूर करने के लिए राम मनोहर लोहिया ने क्रांतियों का समर्थन किया। उन्होंने एक क्रांति की बात नहीं की, उन्होंने एकांगी क्रांति की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक असमानता को दूर करने के लिए अलग से क्रांति करनी पड़ेगी। तो ये उनकी जो है क्रांतियाँ, 5 क्रांतियाँ थी। इसके बाद उन्होंने 2 और क्रांतियों को जोड़ दिया, क्योंकि 2 और असमानताएं उन्होंने जो है बताई, और वो थी व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, और इसके बाद अहिंसा के लिए सत्याग्रह के पक्ष में शस्त्र त्याग करने के लिए क्रांति की। सबको शस्त्र त्याग करना चाहिए, किसी को भी शस्त्र यूज़ नहीं करना चाहिए, अहिंसात्मक रूप से क्रांति करनी है। और दूसरा नागरिक स्वतंत्रता की उन्होंने बात की कि व्यक्तिगत जीवन पर किसी प्रकार का अन्यायपूर्ण अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और ऐसे कार्यों में कोई राज्य का जो हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए व्यक्तिगत कार्यों पर, जिससे कि दूसरे कोई प्रभावित ना हो। तो ये जो सप्त क्रांतियां हैं इनकी उन्होंने बात की। ये क्रांतियां कौन कौन सी थी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली क्रांति उन्होंने बात की कि स्त्री पुरुष की समानता हेतु क्रांति। दूसरी क्रांति का उन्होंने जिक्र किया चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक व दिमागी असमानता के विरुद्ध क्रांति। तीसरी क्रांति की बात की संस्कारगत जनजात जाति प्रथा के खिलाफ व पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए क्रांति। चौथी क्रांति की बात की विदेशी गुलामी के खिलाफ तथा स्वतंत्रता एवं विश्व लोकतंत्र के लिए क्रांति। पांचवी क्रांति थी निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ व आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने हेतु क्रांति। और छठी क्रांति उन्होंने बताई निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ व लोकतंत्र पद्धति के लिए क्रांति। और सातवीं क्रांति थी अस्त्र शस्त्र के खिलाफ व सत्याग्रह के लिए क्रांति। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था राम मनोहर लोहिया के विचार और समाजवाद से संबंधित विचार।
और इस तरह से उम्मीद है कि आपको समाजवाद जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और आज की कक्षा का आखिरी टॉपिक है, हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। समानता को बढ़ावा देने के लिए हम यहाँ पर 3 तरीक़ों पर विचार करेंगे, जिसमें सबसे पहला तरीका है औपचारिक समानता की स्थापना। औपचारिक समानता की स्थापना का सामान्य तात्पर्य है कि देश या राज्य में कानूनों या संविधान के द्वारा समानता की स्थापना की जाए। समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेष अधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को कुछ रीति रिवाजों और कानूनी व्यवस्थाओं से संरक्षित रखा गया है। इन रिवाजों या कानूनों द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों और लाभों का आनंद उठाने से रोका जाता था, और बहुत सारे देशों में तो गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा जाता था। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी। इसी तरह से जाति व्यवस्था और रंग के आधार पर भी अधिकारों को छीना जाता था या असमानता का सामना करना पड़ता था। समानता की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है कि ये सभी निषेध या विशेष अधिकारों का अंत किया जाए। चूँकि ऐसी बहुत सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है, इसलिए यह ज़रूरी होगा कि सरकार और कानून असमानता की व्यवस्थाओं को संरक्षण देना बंद करे। हमारे संविधान ने भी यही किया है। जब हम अनुच्छेद 14 से 18 पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमने नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर सभी भेदभाव समाप्त करके और समानता को लागू किया। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी हैं और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म या लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव के रूप में समाहित किया गया है। और अब विचार करते हैं दूसरे तरीके पर समानता को सुरक्षित रखने के लिए, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। ये दूसरा तरीका है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सकें, उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। तो विभेदक बर्ताव द्वारा समानता का मतलब है कि लोगों के साथ कभी कभी हमें अलग बर्ताव करना पड़ेगा। इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतरों को ध्यान में रखना होता है। जैसे विकलांगों की सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्तों की मांग न्यायोचित होगी, क्योंकि इससे ही उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिल सकेगा। इसी प्रकार से रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला को वहां आने जाने के समय विशेष सुरक्षा की ज़रूरत हो सकती है, तो इसके उसके काम के समान अधिकार की रक्षा हो सके। तो समानता की कटौती इन्हें नहीं वरन बढ़ावा देने वाले उपायों के रूप में देखा जाना चाहिए। समानता को बढ़ावा देने वाले तरीकों में से तीसरा तरीका है सकारात्मक कार्रवाई। असमानताओं को मिटाने के लिए ज़रूरी होता है कि असमानता की गहरी खाइयों को भरने वाले अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाएं। इसलिए सकारात्मक कार्रवाई की अधिकतर नीतियां अतीत की असमानताओं के संचयी दुष्प्रभावों को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाती हैं। सकारात्मक कार्रवाई के कई रूप हो सकते हैं। इसमें वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने तक की नीतियां हो सकती हैं। अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए हमने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित स्थान या कोटा की नीति को अपनाया है, जिसे हम रिजर्वेशन पॉलिसी कहते हैं। यह नीति बहुत वाद विवाद और असहमति का केंद्र रही है। इस नीति की इस आधार पर वकालत की गई है कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। जो समुदाय अतीत में पीड़ित और समान अवसरों से वंचित रहे हैं, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अन्य लोगों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। इसलिए एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के हित में उनको विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। यह सकारात्मक कार्रवाई का ही एक भाग है।
समानता के विषय पर सोचते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अंतर करना चाहिए। मूलतः समान व्यक्तियों को विशेष स्थितियों में अलग अलग बर्ताव की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना ही होगा। समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग या विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए औचित्य सिद्ध करना और सावधानीपूर्वक पुनर्विचार आवश्यक होता है। चूँकि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव जाति व्यवस्था और रंग भेद के अंग थे, इसलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए बहुत सावधान रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा जो वंचित समूह हैं उनको सभी समूहों के समान लाने की कोशिश या प्रयत्न किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब बारी है गृह कार्य की। ये सभी प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में सोल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता के बारे में और खोज करें। हमारे देश में कौन कौन से समूह इसी प्रकार की असमानता के शिकार हैं। दूसरा प्रश्न है, नारीवाद की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। यह अवधारणा समानता से किस प्रकार संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया ने किन असमानताओं की पहचान की और उनको दूर करने के लिए उन्होंने किन क्रांतियों का समर्थन किया। और चौथा और अंतिम प्रश्न है, समानता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन करो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।